हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइसनपीडिया। आज मैं आपके सामने एफएनओ स्टॉक्स लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे स्टॉक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पर है। तो इस सीरीज में मैं आपके साथ करीब करीब 4 to 5 स्टॉक्स शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि इन स्टॉक्स पे हम किस तरीके का स्टॉप लॉस और किस तरीके के टारगेट्स रख के चल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। और ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, दिस इज अ डेली चार्ट। तो आइए इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लियरली जो प्राइस है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है। तो यहाँ पर प्राइस को एक बार रेजिस्टेंस मिली। कौन से लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिली है? इट गॉट रेजिस्टेंस एट अराउंड 97.85 लेवल्स। सो दिस रेजिस्टेंस केम हियर सेकंड टाइम। और सपोर्ट वाज ऑन दिस ट्रेंड लाइन, जो कि इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर सपोर्ट मिला और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट मिला। तो आप देख रहे हैं ऑन द टॉप साइड we have around 1, 2 and 3 points, and on the bottom side we have around 2 points only. क्लियरली ये जो ऊपर की लाइन है ये रेजिस्टेंस है और जो नीचे की लाइन है वो एक सपोर्ट है। और अगर आप देखें यहाँ पर स्टॉक ने इस 52 वीक लो को हिट किया। ये वाला जो रेंज है यहाँ पर, दिस रेंज इज द 52 वीक लो ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक ने 52 वीक लो बनाया एट अराउंड 84 और उसके बाद ये लो सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर आया, बाद में वापस नीचे आया। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चली। ये कंसोलिडेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट्स ए राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन। तो एक राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम फिर से यहाँ पर बना। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सेलिंग काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुकी है और आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका टारगेट्स क्या होने चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपका होगा, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस 95 होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 88 रुपीज का होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट हुआ है, दिस ब्रेकआउट हैज हैपेंड एट वेरी हाई वॉल्यूम्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन करेगा और प्राइस यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। अब सवाल उठता है कि कितना बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो यहाँ से कम एक 20% तक का मूव मुझे आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक यहाँ से 110 तक बड़े आराम से जा सकता है। तो 15 से 20% तक का मूव आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो वॉल्यूम्स यहाँ पर बड़े हैं ये अर्निंग्स के बाद बड़े हैं और ये जो मूवमेंट आई है स्टॉक के अंदर वो अर्निंग के बाद आई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टॉक ने इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे दिए होंगे। दिस इज द रीजन व्हाई दिस स्टॉक हैज मूव्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपना 52 वीक लो टच कर चुका था और उसके बाद रिकवरी आई है। तो ये स्टॉक एक रिकवरी मोड में है और यहाँ से 15 से 20% तक के रिटर्न्स बड़े आराम से हमें दे सकता है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। आइए अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है ग्रासिम। तो ग्रासिम अगर आप देखिए, इसका पहले प्राइस स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट एक डेली चार्ट है। तो इस डेली चार्ट के अंदर जो भी कैंडल आपको दिख रहे हैं वो आपको एक दिन की प्राइस मूवमेंट बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस जो है एक चैनल में घूम रहा है। तो वो चैनल जो है, यहाँ से प्राइस ने सबसे पहले इस चैनल को छुआ, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला और रेजिस्टेंस जो थी चैनल के टॉप से आ रही थी। बार बार प्राइस इस टॉप पे जाके नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर आप देखें, प्राइस इस रेजिस्टेंस को हिट तो किया लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस नीचे नहीं आया और रेजिस्टेंस को हिट हुआ। तो यहाँ पर ही प्राइस ने कंसोलिडेशन किया और ये कंसोलिडेशन हमें ये बताता है कि प्राइस अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो चैनल की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने को तैयार है। अभी आप देखिए, प्राइस ने एक क्लोजिंग इस चैनल रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। ये देखिए, हमारा जो अब फोकस होगा वो फोकस इस एरिया पे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइस ने जो क्लोजिंग है इस लाइन के ऊपर दी है, लेकिन वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं अभी भी। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से ये ग्रासिम एक बहुत ही एग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। और ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द सीमेंट सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है आज के दिनों में।
अगर आप अल्ट्राटेक को देखें, आप अंबुजा सीमेंट को देखें, आप एसीसी को देखें, सारे स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। जबकि अगर आप देखिए बाकी स्टॉक सब नीचे, सीमेंट सेक्टर में सारे स्टॉक नीचे गए, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा स्टॉक है जो नीचे नहीं गया, वहां ही पे कंसोलिडेट हुआ और अब सॉरी एक ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो ग्रासिम डेफिनेटली एक पिक हो सकता है बाई करने के लिए। तो इसका स्टॉप लॉस, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 1715 पे होना चाहिए, और अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1660 पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ से ये स्टॉक 15 से 20% का अपसाइड बड़े आराम से दिखा सकता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक यहाँ से 2000 तक की लेवल्स बड़े आराम से छू सकता है। तो 2000 की लेवल्स के लिए आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा स्टॉक। अब जो तीसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी सेक्टर यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर का एक बहुत ही आला और बहुत ही जबरदस्त ब्लू चिप स्टॉक है। तो इस स्टॉक की प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें आप। प्राइस ने यहाँ पर एक हाई मारा, लेकिन वो हाई यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गया, और उसके बाद यहाँ एक लो बना, फिर प्राइस ने वापस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और लेकिन यहाँ पे सरवाइव नहीं हो पाया। हालांकि प्राइस ने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर दी, लेकिन सरवाइव नहीं हो पाया, प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर जो सेलिंग थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई। इस बार अगर आप देखें, प्राइस वापस इस लो तक नहीं गया, बल्कि जो इसने लो बनाया वो इस लो से ऊपर था। फिर से एक बार कोशिश की प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, लेकिन यहाँ प्राइस काफी देर तक घूमता रहा। अगर आप इस ब्रेकआउट को इस ब्रेकआउट से कंपेयर करें तो यहाँ प्राइस इमीडिएटली नीचे आया, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने काफी देर तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सरवाइव किया, और उसके बाद प्राइस नीचे आया। जो अगर यहाँ पर जो ये सरवाइव हुआ, ये क्लियर इंडिकेशन थी कि स्टॉक में अब स्ट्रेंथ आ चुकी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट उस टाइम पे डाउन था, तो प्राइस को एक बार फिर से नीचे आना पड़ा, और यहाँ पर प्राइस एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे आया जिन लेवल्स पे पहले इससे सपोर्ट मिला था। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम सपोर्ट मिला, और उसके बाद अब देखिए क्या जबरदस्त रैली स्टॉक ने दी। अब ये रैली अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये रैली जो स्टॉक की थी दैट वाज अराउंड 22%, 22% की रैली स्टॉक ने दी थी। अब सवाल उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर। अब देखें, इस बार स्टॉक यहाँ पर एक बेस बनी, स्टॉक यहाँ पर आया, फिर दूसरी बार यहाँ पर उन्हीं लेवल्स पे आया, लेकिन इस बार स्टॉक इन दो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आया है, यानी कि इन दो सपोर्ट लेवल्स को टच नहीं किया है, उससे पहले ही प्राइस जो है वो रिकवर हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखिए, ये जो लोअर शेडोज आप देख रहे हैं, लोअर शेडोज का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर है, और यहाँ से ये स्टॉक एक इमीडिएट रिकवरी दिखा सकता है और ऊपर की तरफ एक मुंह दे सकता है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, दोनों का स्टॉप लॉस अराउंड 2352 पे होगा, और आपका जो अपसाइड है वो कम से कम यहाँ से 2740 तक डेफिनेटली होगा। यानी कि ये अपसाइड यहाँ पर जो है अराउंड 12 से 15% तक का अपसाइड यहाँ पर आपको दिखा सकता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो ये 12% बहुत होता है। अगर आप फ्यूचर का एक लॉट में बाई करेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, 2356 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो 11% एक फ्यूचर लॉट पे बहुत एक बड़ी रकम होती है, बड़ा अमाउंट होता है। तो आप ये स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों मैंने आपको दिए हैं। तो अभी तक मैं आपके साथ 3 स्टॉक डिस्कस कर चुका हूं, हमारे पास 2 स्टॉक और हैं, तो आइए वो 2 स्टॉक भी एनालाइज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही आला स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। तो आइए नवीन फ्लोरिन को समझने की कोशिश करते हैं कि नवीन फ्लोरिन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। नवीन फ्लोरिन एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, और मैं इसको ट्रेडिंग रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, प्राइस इन्हीं दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। दिस इज द रीजन आई कॉल दिस स्ट्रक्चर ए ट्रेडिंग रेंज। सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में, टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में इस स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग रेंज ही कहा जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो मिल रही है स्टॉक को, वो 3983 पे मिल रही है। प्राइस देखिए यहाँ पर किस तरीके से ब्रेकआउट दिया, हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और सिर्फ 3 मूव्स में बियर्स ने इसको वापस नीचे लेके आ गए। मतलब बुल्स को कितनी एफर्ट लगाने पड़े स्टॉक को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में, लेकिन बियर्स ने सिर्फ 3 मूव्स में इसको यहाँ पर नीचे लेके आ गए।
उसके बाद प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, इस रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया, उससे पहले ही प्राइस नीचे आ गया और यहाँ से एक अच्छा मूव आया और ऐसा लग रहा था कि प्राइस इस रेजिस्टेंस यानी कि 3983 के रेजिस्टेंस को तोड़ के इस बार बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्राइस इस रेंज के बाहर क्लोज तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मूव नहीं दे पाया। यहाँ पर आप देखिए सेलिंग आ गई और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया। यहाँ पर एक डबल बॉटम बना, ये एक बॉटम था और ये दूसरा बॉटम था और ऐसा लग रहा था फिर से कि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन ये स्टॉक यहाँ से फेल हो गया। अब इसका फेल होने का रीजन ये है कि ये अर्निंग्स यहाँ पर आई थी, यहाँ पर स्टॉक के रिजल्ट्स जो थे, कंपनी के रिजल्ट्स जो थे वो काफी कमजोर थे और ये देखिए डाउन मूव उसी वजह से आया। और यहाँ पर एक और अर्निंग रिपोर्ट आई, वो रिजल्ट वो वाले जो रिजल्ट्स थे वो भी काफी खराब थे। विद रिजल्ट यहाँ देखिए किस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस नीचे आ गया। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अर्निंग्स के बाद प्राइस नीचे आ तो जाता है लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चला जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो सकता है। यहाँ पर प्राइस ने एक जबरदस्त एक बेस बनाई है और अगर आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करें, इन कैंडल्स की जो लोअर शेडो है वो काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू अपर शेडो। सिर्फ ये कैंडल जो यहाँ पर है, इस कैंडल में थोड़ी अपर शेडो है, लेकिन वो कैंडल एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें उसमें गैप अप ओपनिंग हुई तो क्लियरली यहाँ पर सेलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा है इसकी ऊपर शेडो से की सेलिंग थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सेलिंग बिल्कुल नहीं थी। ये बस एक टेस्ट था कि सप्लाई चेक करना कि ऊपर सप्लाई है कि नहीं। ऊपर कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप अप ओपन हुआ है और एट द सेम टाइम वी सी दैट द लोअर शेडोज आर क्वाइट प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में एक आप पोजिशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो दैट विल बी अराउंड मिनिमम 10 to 12% फ्रॉम हियर। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर है। तो एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो अपना स्टॉप लॉस 3300 लेवल्स पे लगाए और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस 3227 लेवल्स पे लगाए। तो यहाँ पर 12% का मूव आप आराम से कर सकते हैं। ये ट्रेड आप फ्यूचर्स में ले सकते हैं और एक लॉट फ्यूचर पे अगर आपको 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली आप कंसिडर करें। अब जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एक बहुत ही जबरदस्त मूव दे रहा है और काफी एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्ट्रक्चर जो है काफी जबरदस्त है यहाँ से। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक 52 वीक हाई इस स्टॉक ने लगाया और वो 52 वीक हाई जो था यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई नीचे गया, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस हाई नीचे गया, थर्ड टाइम जब रेजिस्टेंस आई तो इस बार इसको काफी नीचे जाना पड़ा एंड टच द लो ऑफ अराउंड 240। तो ये 3 बार जब ये इसको टच कर रहा था वहीं पे हमें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये स्टॉक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रहा है और ये जो लेवल थी ये स्टॉक का 52 वीक हाई भी था। तो उसके बाद यहाँ पर लो बनाने के बाद अगर आप देखिए ये जो मूवमेंट स्टॉक के अंदर आई है, ये एक अपवर्ड चैनल यहाँ पर बना है और प्राइस जो है इट वेंट ऑल द वे अप टू 340 लेवल्स और यहाँ पर अब 340 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है। प्राइस काफी देर तक कंसोलिडेट किया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की लेकिन नीचे चला गया। और अब क्या हो रहा है, आइए अब हम इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा क्लोजली फोकस करते हैं। अब इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये कैंडल बड़ा ही खतरनाक कैंडल था। आई कैन से दैट इट्स बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल और इस कैंडल ने देखिए कितने सारे कैंडल्स को अपने अंदर ले लिया। 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स इस एक रेड कैंडल ने अपने अंदर ले लिया और प्राइस बहुत एक जबरदस्त डाउन मूव के साथ नीचे आया। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज जो थे वहां पर भी प्राइस नीचे आया, लेकिन यहां पर अगर आप देखें मैं इस कैंडल को एक बुलिश एनगल्फिंग समझता हूं। हालांकि एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग नहीं है लेकिन इट्स क्वाइट क्लोज टू दैट। प्राइस ने एक जबरदस्त रिकवरी यहां पर दिखाई और ये कैंडल एक्टिवेट तब हुआ जब नेक्स्ट कैंडल यहां पर अगर आप देखें गैप अप ओपन हुआ और इसमें भी आपने लोअर शैडो देखी। तो यहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर है इस स्टॉक के अंदर। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक पिक अच्छी पिक है यहाँ से। मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से 30 से 40% के रिटर्न्स दे सकता है, अराउंड 30% ऑन अ मिनिमम बेसिस। अब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस 300 पे लगाए और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस 308 पे लगाए और आप इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था एफएनओ सेगमेंट में। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे, तो उसमें मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करूंगा। एट द सेम टाइम हम सेक्टोरियल इंडिसेस भी चेक करेंगे।
सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज इन द सेंस कि हम देखेंगे कि रियल्टी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सीमेंट सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम सेक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया। तो आइए आप कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं जहां मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आई गेस वी आर डूइंग लाइव सेशन दिस वीक। तो संडे के दिन एक लाइव सेक्शन होगा, लाइव सेशन होगा। वो मेरा ख्याल है आई कीप इट एट अराउंड 6:30 to 6:30 p.m. on Sunday. So at 6:30 p.m. I'll meet you guys on YouTube, so you can ask me all the queries there. So for now, I think I won't be answering your comments on in this video, because since we are doing a live session, so it will be better if I answer there on a face-to-face basis. It will be much more interactive, and you will be able to understand me fast. And in case you have any counter questions, you can ask me those counter questions as well. सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। सो नेक्स्ट वीडियो आप मार्केट अपडेट मेरे से लेंगे। एट द सेम टाइम हम एक लाइव सेशन ऑन संडे करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम विद मी। गुड बाय एंड गुड लक।